हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 68। 10th क्लास की वर्कशीट है साइंस की। यह है जीव जनन कैसे करते हैं। तो पिछली वर्कशीट्स में भी हमारा यही चैप्टर चल रहा है, पिछली एक दो वर्कशीट से। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन के बारे में ये वाली जो नॉलेज है, जैसे चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, जो मासिक धर्म होता है, या फिर जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में बात करना, या फिर जो एक सेक्सुअल प्रोसेस है जो इसके बारे में बात करना, ये एक तरीके से टैबू माना जाता है कि हर कोई छिपाना चाहता है, इन चीज़ों को ढंग से बताना नहीं चाहता। तो उसमें एक टीचर होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। और क्योंकि ये आपके शरीर के बारे में जानकारी है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो ये है मानव में लैंगिक जनन। तो पहला इसका पॉइंट है, मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी जब एडोलेसेंस आती है, किशोरावस्था आती है, तो उस टाइम पर उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से क्या रिलीज होते हैं? हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उन्हीं की वजह से क्या होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं शरीर में। जब कब आते हैं? एक एज के बाद आते हैं, जिसे कहते हैं प्यूबर्टी। तो आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होने प्रारंभ करते हैं। तो जब शरीर की हम देखते हैं कि जब छोटे होते हैं बच्चे तो बहुत तेजी से उनका शरीर ग्रोथ करता है और वो बड़े होते जाते हैं। तो जब शरीर की ग्रोथ होना धीमी हो जाती है, ठीक है, तो जब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो जनन ऊतक हैं, जो टिश्यू हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, वो मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। अब किशोरावस्था की इस अवधि को यौवन यौवनारंभ कहा जाता है, मतलब कि प्यूबर्टी स्टेज कहा जाता है, जहाँ से जो एडोलेसेंस है वो स्टार्ट होती है। अब है नर और मादा युग्मक जननांगों वृषण और अंडाणु में उत्पन्न होते हैं। तो नर और मादा युग्मक, जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर बनते हैं? वृषण में और अंडाणु में बनते हैं, टेस्टिस में और ओवरीज में बनते हैं। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है, शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। तो जो मेल होते हैं उनमें क्या है, उनके जीवन काल में हमेशा शुक्राणु उत्पन्न होते रहते हैं, जो मेल गैमेट हैं वो। तो उनके पूरे जीवन काल में वो उत्पन्न होते रहते हैं। मादा या लड़कियों में रजो दर्शन से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। तो कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जो मासिक धर्म शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं? जो मेनार्क होता है, तो उसे बोलते हैं रजो दर्शन। तो जब वो स्टार्ट होता है उसके बाद क्या होते हैं, जो मादा युग्मक हैं अंडाणु, जो ओव्यूल होते हैं, एग होते हैं, उनकी उत्पत्ति का संकेत होता है कि अब एग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 45 टू 45 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। तो जब स्त्रियों की जो एज है वो 45 से 50 वर्ष की हो जाती है, तो उनके जो शरीर में उनकी अंडाणु की उत्पत्ति है वो कैसी होती है? रुक जाती है, एग बनने रुक जाते हैं। इस अवस्था में रजो धर्म रुक जाता है। तो यहाँ इस वाली अवस्था में क्या है, जब 45-50 साल की उम्र हो जाती है, तो उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म है, वो भी रुक जाता है और अंडाणु बनने भी बंद हो जाते हैं। और इस स्थिति को रजो निवृत्ति कहते हैं या मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज मतलब जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाता है, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, ये है नर जनन अंग। तो सबसे पहले हम नर जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं।
तो क्या है, नर जनन तंत्र क्या है, पूरा तंत्र है जिसमें जो नर जनन अंग हैं वो आते हैं, उसमें अंग मिलकर क्या बनाते हैं, सारा तंत्र बनाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, नर जनन तंत्र है। तो यह नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो हमें पता है कि जो मेल गैमेट है वो क्या है, शुक्राणु है, स्पर्म है जो, तो वो कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, इन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टीज बोलते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो वृषण कोश क्या है, जो इसके ऊपर की, जो जिसमें ये स्थित होता है, ऊपर कवरिंग, स्क्रोटम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे उदर गुहा जो लोअर एब्डोमेन है, पेट के नीचे वाला हिस्सा है, तो वहाँ के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। तो ये बाहर की तरफ क्यों होते हैं, क्योंकि जो शरीर का ताप है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए, क्योंकि यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, जो टेस्टीज है वहीं पे क्या स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वो ढंग से वो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए क्या है, वहाँ पे जो ताप है उसका वो थोड़ा कम चाहिए होता है, जिससे कि जो स्पर्म है वो बन सके। नेक्स्ट है, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। तो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त और क्या है, जो टेस्टीज है उनका काम कि वो टेस्टोस्टेरोन को भी सीक्रेट करता है, जिससे कि नियंत्रण होता है। जो एडोलेसेंस होती है वहाँ पे उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें उनका कंट्रोल होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, एडोलेसेंस स्टेज आती है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछों का आना, अंडर आर्म्स में बालों का आना। तो ये सारे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। तो जो शुक्राणु बने हैं, जो स्पर्म बने हैं, उनका जो मोचन है वो जो वहाँ से फिर जाती हैं, किसमें, टेस्टीज में बनती हैं, फिर वहाँ से जो जाती हैं वो किसके द्वारा जाती हैं, वास डिफरेंस के द्वारा वो जाती हैं, या स्पर्म डक्ट भी उसे बोल सकते हैं। तो उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं। तो ये क्या है, मूत्राशय क्या है, जो गल ब्लैडर, सॉरी, जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पर यूरिन एकत्र होता है, तो वहाँ से जो नली आ रही है, यूरेथ्रा आ रही है, उससे मिलकर ये उसको संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। तो ये जो मूत्र मार्ग है ये क्या है, ये शुक्राणु यहीं से स्पर्म और यूरिन का सेम एक ही दोनों का पाथ है, यूरिन का भी और स्पर्म का भी। ठीक है, आगे है फिर प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। तो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और दूसरा क्या है, शुक्राशय, या फिर इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। प्रोस्टेट या सेमाइनल वेसाइकल अपना जो सीक्रेशन है वो कहाँ डाल रहे हैं, शुक्र वाहिकाओं में डाल रहे हैं, जो वास डिफरेंस हमने बताया, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, जिससे कि स्पर्म एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। इसका से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होती है जब वो एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। प्राय ही यह श्रावण उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। और इसके साथ क्या होता है कि एक तो उनको जो स्थानांतरण है उसमें सरलता होती है, और दूसरा क्या है, उनको पोषण भी मिलता है, उससे वो जीवित भी रहते हैं उसकी वजह से। अब शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है। तो शुक्राणु कैसे होते हैं, बताया था पहले, एक हेड होता है ऐसे, और नीचे उसकी टेल होती है। ठीक है, नीचे उसकी टेल होती है ऐसे। तो ये क्या है, अनुवांशिक पदार्थ, जैसे हमें पता है, जैसे हमने बताया था ना, मेल और फीमेल गैमेट हैं, जो पिछली वाली वर्कशीट में भी बताया था कि ये शुक्राणु है, और ऐसे ही जो अंडा है वहाँ पे जो फीमेल का, उन दोनों में ही क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आधे आधे क्रोमोसोम्स थे, जो हमने पिछली वर्कशीट में बताए। जैसे 46 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं, तो शुक्राणु में कितने होंगे, 23, और ऐसे ही अंडा है जो, उसमें भी 23 होंगे। फिर ये दोनों जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो दोनों कंबाइन करके 46 क्रोमोसोम बना लेते हैं। अब है इसकी ये टेल होती है, ये इसका हेड होता है।
जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करता है। तो जो ये टेल है ये उनको तैरने में सहायता करती है, आगे मोशन में सहायता करती है, इसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं आगे। अब है मादा जनन अंग। तो ये है मादा जनन अंग। यह मादा जनन कोशिकाएं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। तो जो मादा जनन कोशिकाएं हैं अथवा अंड कोशिकाएं, उनका निर्माण कहाँ हो रहा है, अंडाशय में हो रहा है, जो ओवरी होती है हमारी, जो ये है और एक इधर ये दिखाई हुई है, सॉरी जो यहाँ पे दिखाई हुई है, ये क्या है, दो ओवरीज हैं, अंडाशय है। ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन भी उत्पादित करती हैं। ये कौन कौन से हार्मोन करती हैं, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। तो जब एक लड़की का जन्म होता है तो उसकी ओवरी में क्या होते हैं, हजारों अंडे पहले से ही होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, वो अपरिपक्व होते हैं। यौवन आरंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। तो जब यौवन आरंभ होता है, जब एडोलेसेंस होती है, प्यूबर्टी स्टेज आती है, तो उसमें इनमें से कुछ कैसे होते हैं, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। तो दो अंडाशय हैं, एक ये वाला और एक वाला, तो दोनों में से किसी एक में, दोनों में अंडा बनता है, तो दोनों में से किसी एक में एग कोई मैच्योर होता है और प्रत्येक माह एक अंडा परिपक्व होता है। फिर है अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब होती है ये वाली, जो दोनों से जुड़ी हुई है ये वाली। तो ये क्या करती है, यहाँ पे जब एग मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, उसके बाद वो इस ट्यूब से होता हुआ कहाँ तक जाता है, आगे गर्भाशय तक जाता है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करती हैं। तो दोनों अंडवाहिकाएं हैं जो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों फेलोपियन ट्यूब यहाँ से आई हैं और क्या इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, थैलीनुमा, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर ये बना दिया है। इसको क्या बोल रहे हैं, गर्भाशय, यूटरस इसको बोलते हैं, जहाँ पे बेबी आगे ग्रो करता है। अब है गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो जो गर्भाशय है वो कहाँ खुलता है, ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, जो वेजाइना है। तो ये गर्भाशय है, यहाँ पे ये सर्विक्स द्वारा कहाँ पे खुल रहा है, ये फिर वेजाइना में खुल रहा है, जहाँ से यूरिन भी पास करते हैं। तो ठीक है, अब है आगे 1 मिनट, यस, शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल जाते हैं। तो क्या है, शुक्राणु बताया कि क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये वेजाइना से होते हुए, वेजाइना के मार्ग से होते हुए कहाँ तक पहुंच जाते हैं, ये जो फेलोपियन ट्यूब है वहां तक, ठीक है, यहाँ तक मूवमेंट करके जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, जो एग बना ओवरी में, यहाँ पे एग बना, वो यहाँ से मूवमेंट, यहाँ से कहाँ पे गया, वो ऊपर, बस फेलोपियन ट्यूब तक चला गया ऊपर। उसके बाद वो यहीं रुक जाता है, फिर ये मूवमेंट करके आते हैं स्पर्म, और फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन है तो वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, जो अंडवाहिका होती है वहां पर, राइट। तो आगे है, अंडवाहिका से मिल सकते हैं। अब है निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनता है। तो जो निषेचित अंडा है, जैसे जैसे एग है और इधर क्या है, ये स्पर्म है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, जाइगोट क्या है, ये फर्टिलाइज्ड एग है, अब जो जाइगोट बना है, जो युग्मनज बना है आपका, ठीक है। तो निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण में बदलता है। अब ये जो युग्मनज बना है वो डिवाइड होता है, फिर किस में बदलता है, वो एम्ब्रियो में बदलता है, धीरे धीरे भ्रूण में बदलता है। तो भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। फिर उसके बाद जब
फेलोपियन ये ओवरी हैं जैसे, और यहाँ से ट्यूब में आते हैं, तो नीचे गर्भाशय में आता है, यहाँ से जब ट्यूब से होता हुआ और वो यहाँ पे फिर कहीं भी एम्बेडेड हो जाता है, यहाँ पे स्थापित कहीं भी हो जाता है और उसकी वहीं ग्रोथ होने लगती है, जहाँ वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास होता है। तो यहाँ पे उसकी इस वॉल से कनेक्ट होता है यूट्रस की, और यहीं पे उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है आगे, और सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब है माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। तो जो माँ का शरीर है वो गर्भधारण मतलब कि कंसीव करने के लिए और उसके विकास करने के लिए भी विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। तो जो गर्भाशय है ये क्या करता है, प्रत्येक माह उसको ग्रहण करने की और पोषण हेतु तैयारी करता रहता है। उसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है, ये वाली जो परत है ये मोटी होती जाती है, तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। तो भ्रूण का जो पोषण है उसके लिए क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त का प्रवाह है वो भी बढ़ जाता है। तो भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। भ्रूण को कहाँ से पोषण मिलता है, जो भ्रूण बन गया है उसको पोषण कहाँ से मिल रहा है, माँ के रुधिर से ही। खाना कहाँ से मिल रहा है उसको, जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, जो माँ का ब्लड है वहीं से मिल रहा है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। अब प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा एक तरह से एक टिश्यू है, ऊतक ही है, जो कब होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनता है। ये वैसे देखने को नहीं मिलेगा, ये बस कब होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनता है। और किस लिए बनता है, जिससे कि जो भ्रूण है उसको न्यूट्रिशन की सप्लाई पहुंच सके माँ के थ्रू। तो ये कनेक्ट होता है, कहाँ से कनेक्ट होता है, जैसे ये यूट्रस है, इसमें यहाँ पे प्लेसेंटा बनने लगती है एक वॉल से, और वो जो बेबी है उसकी नेवल से, जो उसकी नाभि होती है वहां से कनेक्ट होता है और न्यूट्रिशन वहां तक पहुंचता रहता है। ठीक है, तो यह एक तश्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर से भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रबर्ध होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भ्रूण है उसमें और इसके बीच में क्या होती है, सप्लाई होती है, जो भी न्यूट्रिशन होता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। तो माँ के ऊतक में रिक्त स्थान होते हैं, जो माँ का जो टिश्यू होते हैं उसमें क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं जो माँ के ऊतक है वहां पे, और जो क्या करते हैं, जो यहाँ तक न्यूट्रिशन पूरा पहुंचाते हैं इस वाले टिश्यू तक जो प्लेसेंटा बना है। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। तो ये क्या क्या पहुंचाते हैं, माँ से क्या पहुंचाते हैं भ्रूण तक, ग्लूकोज भी पहुंच इसी की प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचता है, ग्लूकोज भी, ऑक्सीजन भी, और अन्य न्यूट्रिशन जितने भी हैं वो भी सब किससे पहुंचते हैं, प्लेसेंटा से ही पहुंचते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो बेबी है अंदर, जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो क्या है, जो अंदर फीटस है वहां से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो भी सब क्या वहां से कहाँ से आता है, जो ब्लड में से होके आता है। जो मदर का ब्लड है सब केस में उसी में सप्लाई हो जाती है, वहीं से न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको खाने के लिए, उसके पोषण के लिए, सारी चीज़ें, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सब कुछ। और वहीं से क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो भी उसका बाहर निकल रहा है, कहाँ से, प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में आ जाता है। ठीक है, और वहां से उसकी बॉडी से फिर वो रिलीज हो जाता है, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कहाँ से निकल जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही निकल जाता है। तो अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। तो पहला है वृषण, तो वृषण के द्वारा किए जाने वाले कार्य पहले हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, फर्स्ट वाले का आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से आप आंसर लिखोगे फर्स्ट का, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, यहाँ तक लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका कार्य लिखना है बस। फिर सेकंड है शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं सेकंड वाले का आंसर आप लिखोगे, यहाँ से लिखोगे, उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ठीक है,
तो जो उत्पादित शुक्राणु हैं, जो स्पर्म बने हैं, वो किसके द्वारा आगे ले जाए जाते हैं? शुक्र वाहिकाओं द्वारा आगे ले जाए जाते हैं, जो वास डिफरेंस होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनते हैं और वास डिफरेंस के द्वारा फिर उनको ले जाया जाता है वहां से। ये शुक्र वाहिकाएं जो यहाँ पे है, ये यहाँ से ले जाया जाता है। अब है इसका सी पार्ट, अंडाशय। तो अंडाशय का आप यहाँ से लिखेंगे, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। नेक्स्ट है अंडवाहिका और गर्भाशय। अंडवाहिका देख लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो अंड कोशिका है, जो एग बना है, वो कहाँ तक ले जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका गर्भाशय तक उसको लेके जाते हैं। अब है गर्भाशय, इसका यहाँ से लिखेंगे भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहाँ वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे आप गर्भाशय का कार्य। उसके बाद है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का कार्य आप यहाँ से लिखेंगे, ये है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ तक लिखेंगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यह की जगह वृषण लिखेंगे। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो भ्रूण के रोपण के बाद, ठीक है, तो जब भ्रूण के डेवलपमेंट जब हो जाता है, भ्रूण बन जाता है, उसके बाद कि गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे कि गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। उसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। यहाँ तक आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहाँ निषेचन होता है। तो उस कहाँ होता है ये आपको बताया था अभी। ये या आप लिखेंगे अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो ओवरी से कनेक्ट हो रही थी ना, इस वाले डायग्राम में देखें तो हम, जो यहाँ से ये वाली है जो फेलोपियन ट्यूब, तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।